Hi everybody, welcome back to Judiciary by PW. I am your Law Minister and we are covering Constitution of India here on the Judiciary by PW's platform. I hope आपने previous सारे sessions देख लिए. We are towards the end and in today's session we are going to cover emergency under the Indian Constitution. There are three types of emergency recognized in the Constitution, so we will be covering and all these emergencies or the provisions which are laid down in this part are very important for the prelims, mains and interviews point of view. So pay a special attention and do make your notes on it. और PDF आपको अपलोड कर दी जाएगी PW के एप्लीकेशन पे. This is a batch and you can access the PDF and the other special features of this batch in the PW application center. चलिए शुरू करते हैं सेशन को. सेशन हमारा 23 है. सेकंड लास्ट लेक्चर हमारा होने वाला है ये इमरजेंसी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इमरजेंसी के प्रोविजंस हमें पार्ट 18 में देखने को मिलते हैं. पार्ट 18 में देखने को मिलते हैं आर्टिकल्स 352 से लेकर के 360. आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक की ये जो प्रोविजंस है ये आपके जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको कुछ अधिक पावर देते हैं. अगर कोई अबनॉर्मल सिचुएशन है, भारत की सिक्योरिटी को थ्रेट है, डेंजर है किसी प्रकार का, या उन्होंने ऐसा एसर्टेन किया हुआ है, तो ऐसे मामलों में सेंटर पावरफुल हो जाता है. और इसके बिहाइंड मतलब इसके पीछे की जो रैशनैलिटी है, रीजनिंग है, वो इमरजेंसी प्रोविजंस डालने का यही है कि जिस टाइम पे इंडिया आज़ाद हुआ उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी और हम ब्रिटिशर्स के अंदर थे, मतलब ब्रिटिशर्स के अंडर थे और बहुत समय तक की ब्रिटिशर्स ने हमें रूल किया. तो हमें डेफिनेटली इस चीज़ का अंदाज़ा था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर्स ऑल्सो कि किसी तरह से हमें ऐसे प्रोविजंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालने हैं कि अगर हमारे देश की सिक्योरिटी को ख़तरा होता है किसी भी एक्सटर्नल फोर्सेस के चलते या भारत में ही कुछ ऐसा हो रहा है, तो ऐसे में पावर किसके पास होगी, ताकि जो सिस्टम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सेटअप जो हमारी कंट्री का है वो एकजुट रहे, वो मेंटेन रहे, उस पर कोई आँच ना आए. तो ये रैशनैलिटी थी, ये रीजनिंग थी इन प्रोविजंस को डालने की. इसके बाद दोस्तों फेडरल और यूनिटरी, क्योंकि आप जानते हैं हमने अपने देश में फुल फ्लैश तरीके से आप कह सकते हैं कि सारे ऐसे प्रावधान जो एक फेडरल कंट्री में आपको देखने को मिलते हैं वो भारत में भी आपको देखने को मिलते हैं. लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावर रखता है. तो ये क्रिटिक्स का कहना है कि इंडिया इमरजेंसी के टाइम पे एकदम से एक यूनिटरी फीचर को अडॉप्ट कर लेता है. जी हाँ, ये सच है. और इमरजेंसी के टाइम पे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है पावर दे के रखी है और सेंट्रल गवर्नमेंट इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि इवन स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती. और कह सकते हैं कि एक फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारी कंट्री का है वो यूनिटरी हो जाता है. हालांकि इसमें कोई संविधान में संशोधन हम नहीं करते हैं इसके लिए, बट ये नेचर है. दिस इज द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो काइंड है, इस तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन है पॉलिटिकल सिस्टम का फेडरल से यूनिटरी में, ये एक यूनिक फीचर है और ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर भी है दोस्तों कि अगर मान के चलिए वो स्टेट डेंजर में है, ख़तरे में है, उस स्टेट की सरकार नहीं चल पा रही है, तो ऐसे में भी अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं आप ही को चलाना है, तो ये कहीं ना कहीं अन्याय है. और ये जो प्रोविजंस हैं ये फेवर करने के लिए ही डाले गए हैं. तो हालांकि ऐसे तो कहा जा सकता है कि ये यूनिटरी फीचर है, बट इन सम वे और द अदर इट इज सप्लीमेंटिंग द फीचर्स, द फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली. तो ये फेडरल और यूनिटरी का एक रिविजन आपने देख लिया. साथ ही डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि जितने भी फेडरल सिस्टम्स हैं, चाहे आप अमेरिका की बात कर लीजिए, दे आर प्लेस्ड इन अ टाइट ब्रैकेट ऑफ फेडरलिज्म. नो मैटर वॉट दी सर्कमस्टांसेज आर, वो अपना फॉर्म नहीं चेंज कर सकते, वो कभी भी यूनिटरी नहीं हो सकते हैं ज़्यादातर फेडरल स्टेट्स, चाहे अमेरिका की भी बात कर लें. लेकिन जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कई सारे एस्पेक्ट्स में यूनिटरी भी होता है और फेडरल भी होता है अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सर्कमस्टांसेस, जैसा कि रिक्वायरमेंट होता है. तो मेंस में ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि आप तो फेडरल कहते हो, फिर ये यूनिटरी फीचर कैसे है, तो आप बताइएगा कि एक यूनिक फीचर है. चाहे आप जितने फेडरल सिस्टम्स को देख लीजिए, वहाँ पे ये फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा कि स्टेट की पावर भी सेंटर अडॉप्ट कर लेता है. लेकिन इंडिया अपने में ही यूनिक है क्योंकि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज अडॉप्ट किया.
और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हर देश से उनके अच्छे अच्छे प्रोविजंस को लिया और उनके ख़राब प्रोविजंस को रिजेक्ट करा, और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से प्रोविजन डाले जो हमारी सोसाइटी, हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट हो, ना कि अदर्स के लिए। तो नॉर्मल टाइम्स में फेडरल सिस्टम है, लेकिन जब इमरजेंसी होती है इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है कि वो यूनिटरी सिस्टम में भी वर्क कर सकता है। चलिए, इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 टाइप के इमरजेंसीज हमने कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों रिकॉग्नाइज किए हुए हैं। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, देन स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल भी इसको कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी इसको कहा जाता है, बट इसको आप इस नाम से जानिएगा, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के नाम से इसको जानिएगा। आर्टिकल 356, लास्ट बट नॉट द लीस्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हमारे देश के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट पे जब खतरा होता है। 3 टाइप के इमरजेंसीज हैं। अब नेशनल इमरजेंसी के लिए क्विकली हम लोग ग्राउंड्स देख लेंगे। तो आर्टिकल 352 में प्रेसिडेंट को पावर दी है कि वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं जब भारत की सिक्योरिटी या भारत के किसी भाग की सिक्योरिटी पे खतरा है, थ्रेट है। किस चीज़ का? 3 चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं दोस्तों, 3 ग्राउंड्स हैं। व्हाट आर दीज? दीज आर ग्राउंड्स ऑफ इमरजेंसी। ग्राउंड्स है, किन ग्राउंड पे हम इमरजेंसी लागू करेंगे। ऐसे ही आलतू फालतू किसी भी ग्राउंड पे, जैसे कोविड-19 हुआ, क्या कोविड-19 पे हमने इमरजेंसी लागू कर दी थी? क्या नहीं करी। हमारे कुछ ग्राउंड्स हैं, उन्हीं ग्राउंड्स पे हम इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। सबसे पहले है दोस्तों वॉर, फिर है एक्सटर्नल अग्रेशन, फिर है आर्म्ड रेबेलियन। ये 3 ग्राउंड्स हैं नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के आर्टिकल 352 के अंदर। तो आइए इनको एक बार देख लिया जाए। नेशनल इमरजेंसी की जब भी हम लोग बात करते हैं, ये 3 ग्राउंड्स हैं। जब भी हम वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन की बात करते हैं, ये याद रखिएगा कि हम अपने देश से बाहर की बात कर रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल इमरजेंसी की कैटेगरी में आता है। आप इनको 2 कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हो, इंटरनल इमरजेंसी एंड एक्सटर्नल इमरजेंसी। जब भी हम वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन की बात करते हैं, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, वॉर हम अपने देश में थोड़ा ना करेंगे, वॉर अपने देश के लोगों से थोड़ी ना होती है, वॉर तो बाहरी देशों के साथ होती है ना। तो इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी कंट्रीज हैं, अगर वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है या थ्रेट है, तो ऐसे में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। वॉर में क्या होता है? ओपन डिक्लेरेशन होता है कि भाई आई एम डिक्लेयरिंग वॉर ऑन दिस पर्टिकुलर कंट्री। लेकिन जब हम एक्सटर्नल अग्रेशन की बात करते हैं, जैसे चाइना करता है, चाइना क्या करता है? मैप में इंडिया का भाग अपने देश में दिखा रहे हैं कि ये इंडिया का पार्ट हमारा है। क्या करते हैं? धीरे धीरे अपनी मिलिट्री को आगे आगे बढ़ाते हैं। अरुणाचल के एरियाज में कई बार ऐसा देखा जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो बॉर्डर है चाइना का, तो ये एक्सटर्नली एग्रेस कर रहे हैं, अग्रेशन होता है, यूजुअली ये बाउंड्रीज पे होता है। तो हालांकि ऐसा कोई डिवीजन नहीं है, बट ये ध्यान जरूर रखिएगा कि एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी में क्या फ़र्क है। अब इंटरनल इमरजेंसी में आपको बताऊं, छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगी। आप लोगों ने, आई एम वेरी श्योर, क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा। तो फ्रांस में क्या हुआ था दोस्तों? क्रांति आई थी फ्रांस में, और फ्रांस की क्रांति फ्रांस के अंदर ही आई थी, यानी कि फ्रांस के लोग राजा के खिलाफ खड़े हो गए थे। तो ये क्या है? ये आर्म्ड रेबेलियन है। आर्म्ड रेबेलियन, जब भी हम आर्म्ड रेबेलियन की बात करते हैं कि मान के चलिए देश के अंदर ही कोई ऐसा तबका है जो कि क्या कर रहा है, जो रूलिंग पार्टी है, एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, उसके अगेंस्ट है, तो वो वेपन्स के साथ अगर आपके खिलाफ एक मोर्चा उठा रहे हैं, आपके खिलाफ खड़े हो गए, जैसे बसाइल फोल्ड को गिरा दिया था उन्होंने, कहा ब्रेड के प्राइसेस इतने ज़्यादा हाई कर दिए, आप अपनी बीवी में ही लगे, मैरी एंटोनेट में, आपको हमारी कोई फिक्र ही नहीं है, तो लोग खिलाफ हो गए थे वहाँ पे। तो उसी तरह से आर्म्ड रेबेलियन, बेसिकली रेबेलियन क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल रिबेलिंग अगेंस्ट यू, तो वो आर्म्ड रेबेलियन होता है। ये इंटरनल है, इसलिए इसको हम इंटरनल कहते हैं क्योंकि ये कंट्री के अंदर ही होता है। जब हम वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन की बात करें, दिस इज आउटसाइड, नॉट इन आवर कंट्रोल। So these are types of emergency. We are talking about 352 only right now. उसके बाद दोस्तों आइएगा, अच्छा ये जो आर्म्ड रेबेलियन है इस पे एक स्टार लगा लीजिएगा, इसीलिए क्योंकि इससे पहले आर्म्ड रेबेलियन को हमने अमेंड करके ऐड किया। इसमें दोस्तों अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट मतलब संशोधन हुआ था। पहले इसकी जगह पे क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था। तो ओरिजिनली संविधान में आर्म्ड रेबेलियन की जगह पे इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था, जिसका मिसयूज इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा बहुत बार किया गया। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया फॉर आर्म्ड रेबेलियन। और ये जो एक्सप्रेशन है इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये बहुत ही ज़्यादा वेग था। हम
हम कुछ भी ला दें इंटरनल डिस्टर्बेंस के अंदर कि हमारा जो मंत्री है वो खाना नहीं खा रहा है, उसकी तबीयत खराब है, वो आ नहीं पा रहा है, तो हम इमरजेंसी लागू कर दे रहे हैं, ऐसे वेग ग्राउंड्स भी हो सकते हैं। तो ये जो अमेंडमेंट था दोस्तों 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से हमने क्या किया, इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आपका आर्म्ड रेबेलियन इंट्रोड्यूस किया। तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप नेशनल इमरजेंसी, भारत में इमरजेंसी लागू करें, किस ग्राउंड पे, इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे, जैसा कि 1975 में इंदिरा गांधी ने किया था। हम एडीएफ जबलपुर का केस भी देखते हैं। तो ये सिचुएशन क्रिएट कर दी गई। के बाद आइए दोस्तों, अब आपसे अगर मैं पूछूं कि पूरे संविधान में कहीं पे कैबिनेट वर्ड का यूज़ किया गया, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बता रही थी कि कैबिनेट का क्या रोल होता है और कितने इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज और डिपार्टमेंट्स इनको दिए जाते हैं, बट शब्द कैबिनेट कहीं पे भी यूज़ नहीं किया गया संविधान में, एक्सेप्ट वन आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 352 ओनली। और पहले क्या था, प्रेसिडेंट पीएम आपस में मिल मिला के इमरजेंसी लागू कर सकते थे। तो प्रॉब्लम यही थी कि भाई आपको किसी से अप्रूवल लेने की ज़रूरत है कि नहीं है, मतलब संविधान है, देयर इज अ डेमोक्रेसी, आप क्या कर रहे हो। तो प्रेसिडेंट अब जो है, द प्रेसिडेंट हाउएवर कैन प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी, सिर्फ और सिर्फ ये अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था, पहले कैबिनेट नहीं था, कैबिनेट का रिकमेंडेशन या अप्रूवल पहले नहीं ज़रूरी था। तो प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम द नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर, प्लीज रिमेंबर दिस हैज बीन आस्क्ड गज़िलियन ऑफ टाइम्स इन द एग्जाम, only after receiving a written recommendation from the cabinet. This means that the emergency can be declared only on the concurrence of the cabinet and not merely on the advice of PM. ऐसा इंदिरा गांधी ने किया था। उस टाइम पे शायद फखरुद्दीन अली थे प्रेसिडेंट, उस टाइम पे इन्होंने प्रेसिडेंट को बताया, प्रेसिडेंट आप जानते हो रीढ़ की हड्डी होती नहीं है, तो प्रेसिडेंट ने पीएम के कहने पे लागू कर दी इमरजेंसी। 1975 द देन पीएम इंदिरा गांधी एडवाइज द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी विदाउट कंसल्टिंग हर कैबिनेट। 44th अमेंडमेंट एक्ट ने ये इंट्रोड्यूस किया था ताकि डिसीजन जो है सिर्फ सोली आर्बिट्री डिसीजन ना हो, इस वजह से हमने कैबिनेट का अप्रूवल यहाँ पे लेके आए, विच इज नाउ मैंडेटरी। दोस्तों अब ये मैंडेटरी, आगे आइएगा। अब सवाल कई बार ये उठता है, क्या नेशनल इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? क्या नेशनल इमरजेंसी अगर आपने लागू कर दी, प्रेसिडेंट ने किस ग्राउंड पे लागू करी है, क्या इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था और इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेशनल इमरजेंसी को जुडिशियल रिव्यू से इम्यून कर दिया। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट से फिर ये चेंज किया गया और हमने जुडिशियल रिव्यू नेशनल इमरजेंसी का करने की बात करी। और इसीलिए मिनर्वा मिल्स का केस जब आप देखेंगे 1980 का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि प्रोक्लेमेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी, इसको चैलेंज किया जा सकता है इन अ कोर्ट इस ग्राउंड पे कि आपका जो इंटेंशन था, मतलब जो ग्राउंड था वो मैलाफाइड था, या जो डिक्लेरेशन था वो पूरी तरह से आपने इररेलेवेंट फैक्ट्स के ऊपर बेस किया था, ये एब्सर्ड था, माइंड यूज नहीं किया, परवर्स था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ क्लियर भी करी। 44th अमेंडमेंट एक्ट से ये चीज़ चेंज करी गई थी। जुडिशियल रिव्यू की चीज़ें ध्यान में रखिएगा जब हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं। अच्छा, रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, इससे रिलेटेड जो भी आपका बिल से रिलेटेड, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड आपका चीज़ें हैं, नेशनल इमरजेंसी जब डिक्लेयर करी जाती है, इसका जो प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में गलत बोल दी, जो उसका प्रोसीजर है उसको अभी हम लोग एक चार्ट के माध्यम से पूरा आपका तैयार हो जाएगा। रिवोकेशन में आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ, इसके ऊपर थोड़ा सा प्राइम फोकस रखिएगा, इसीलिए क्योंकि कई बार टेक्निकल करके ट्विस्ट करके आपसे पूछ लेते हैं। तो आप प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में बी रिवोक्ड, रिवोकेशन मतलब वापस लेना, रिवोकेशन मतलब एंड कर देना या वापस लेना। तो अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट, किसी भी समय पे वो रिवोक कर सकता है, उसके लिए एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन लाते। प्रोक्लेमेशन क्या होता है? प्रोक्लेमेशन आप वर्ड सुन रहे हो ना, इट इज जस्ट लाइक डिक्लेयरिंग, प्रोक्लेमिंग, कोई चीज को लागू करना, ये तरीका है जिस तरह से रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं, ये एक प्रोसीजर है। इस शब्द को इमरजेंसी के साथ हम अफिक्स करेंगे प्रोक्लेमेशन को, तो प्रोक्लेमेशन के साथ, एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन के साथ वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम इमरजेंसी को जो लागू किया था उसको हम रिवोक कर रहे हैं। इस प्रोक्लेमेशन के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फर्दर, प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक अ प्रोक्लेमेशन इफ द लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशन कि ये जो इमरजेंसी लागू करी थी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस टाइम पे भी प्रेसिडेंट रिवोक करेंगे। अब 44th अमेंडमेंट एक्ट से देखिए क्या हुआ। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट, जहाँ पे एक
मतलब 1/10 मेंबर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स लोकसभा के हैं और उन्होंने रिटन नोटिस दे दिया स्पीकर को या प्रेसिडेंट को अगर हाउस सेशन में नहीं है कि एक स्पेशल सिटिंग हाउस की होनी चाहिए 14 दिन के अंदर अंदर इस पर्पस के लिए कि रेजोल्यूशन डिसअप्रूव क्यों किया जा रहा है, डिसअप्रूविंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन। अगर यहाँ पे 1/10 लोगों का ये मानना है कि ये जो रेजोल्यूशन सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन हो रहा है या फर्स्ट इमरजेंसी जो लागू करी गई थी उसको कंटिन्यू करने की बात करी जा रही है और हम नहीं इस चीज़ को मान रहे तो इसके लिए स्पेशल सिटिंग बिठाइए, तो ये करा जा सकता है। इसके लिए स्पीकर को आप लिख सकते हो या प्रेसिडेंट को लिख सकते हो अगर हाउस सेशन में नहीं है। should be held within 14 days for the purpose of considering a resolution disapproving the continuation of the program। हम नहीं चाहते हैं कि subsequent proclamation से इसको कंटिन्यू किया जाए, ये कर सकते हैं लोकसभा में। आगे आइएगा। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल मेंस के अंदर, जी हाँ, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं दोस्तों, आपको पहले से ही मैं इत्तला और आगाह कर दूं इस बारे में कि इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी पे बिहार, यूपी, इन सभी स्टेट्स में मतलब साल दर साल आप देखो कि क्वेश्चन पूछा जाता है एंड दीज क्वेश्चंस आर लाइक हलवा क्वेश्चंस। इसको आपने एक बार पढ़ लिया, तैयार हो गया, बस इसके बाद टेंशन नहीं लेनी है। ये 3 तरीके से आप याद रखिएगा अफेक्ट पड़ता है, ये इफेक्ट पड़ता है जो आपके सेंटर स्टेट रिलेशंस है लोकसभा की लाइफ पे, फंडामेंटल राइट्स। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हैज ड्रास्टिक एंड वाइड रेंजिंग इफेक्ट्स। ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं सेंटर स्टेट, लोकसभा, स्टेट असेंबली और फंडामेंटल राइट्स पे पड़ता है प्रभाव। आइए देखते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन पे। सबसे पहले ये देखिए, जब नेशनल इमरजेंसी को लागू किया जाता है जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर है वो एक्सटेंड कर जाती है, बढ़ जाती है, स्टेट तक की बढ़ जाती है रिगार्डिंग एनी मैनर। जिस तरीके से आप अपने सेंटर की पावर को एक्सरसाइज कर रहे थे, सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर को, सरकारी पावरों को एक्सरसाइज कर रहे थे, उस तरह से अब आप स्टेट की पावर्स को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरी बात, in normal times center can give executive direction to a state only on certain specified matters। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जब आप देखोगे तो सेंटर डायरेक्शन स्टेट को दे सकता है, जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में देखा था। नॉर्मल मैटर्स में दे सकता है, रेलवे ऐसे कर लो, हाईवे ऐसे कर लो, ये सब कर सकता है। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लागू होती है, सेंटर एंटाइटल्ड हो जाता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देने के लिए किसी भी मामले पे दे सकता है। अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, ये कंप्लीट, ये प्लीज याद रखिएगा ये पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की कंप्लीट कंट्रोल में आ जाते हैं दोस्त। हालांकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो अभी सस्पेंडेड नहीं होती हैं, वो भी इफेक्ट में होती हैं, सस्पेंडेड नेचर में नहीं होती हैं कि वो उनका वो मतलब लीगल तौर पे अभी एक्टिव नहीं है, ऐसा नहीं है आप कह सकते, बट कंप्लीट कंट्रोल सेंटर के पास चला जाता है। उसके बाद देखिए पार्लियामेंट दोस्तों becomes empowered to make laws। पार्लियामेंट becomes empowered to make laws on any subject mentioned in the state list। ये हम जानते हैं। ऑल्दो जो स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव पावर है ये सस्पेंडेड नहीं होती है, लॉ बनाओगे बट सब्जेक्ट टू दी पावर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने बनाया होगा तो वो सुपरसीड कर जाएगा आपके बनाए हुए लॉ से, सस्पेंडेड नहीं होता है, ध्यान रखना। तीसरी बात, द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ये इनऑपरेटिव हो जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इनऑपरेटिव हो जाते हैं 6 months आफ्टर इमरजेंसी हैज सीज्ड टू ऑपरेट। जून में इमरजेंसी सीज कर गई, सीज टू ऑपरेट। दिसंबर तक की आपकी जो इमरजेंसी है 6 months आफ्टर, जून में आपने लागू करी थी, दिसंबर में अब ये इमरजेंसी एंड हो जाएगी, सीज टू ऑपरेट, अब ऑपरेशन में नहीं रहेगी। पार्लियामेंट कैन कन्फर पावर और ड्यूटीज इंपोज कर सकते हैं सेंटर पे या उनके ऑफिसर्स, अथॉरिटीज पे। अगर कोई ऐसा मैटर है जो यूनियन लिस्ट के बाहर है तो पार्लियामेंट को पावर है कि भाई आप ऐसा ऐसा काम कर लीजिए उस पर्टिकुलर स्टेट के। आगे आ जाइए, उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर या यूनियन लिस्ट के बाहर का कोई भी मामला है तो पार्लियामेंट ऑथराइज कर सकता है। उसके बाद दोस्तों फाइनेंसेस के ऊपर, तो फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। जब प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में होता है दोस्तों, जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो चाहे तो जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज का मैंने आपको बताया था ना पार्ट 12 के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज का जो पार्ट होता है उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस चाहे तो प्रेसिडेंट कर सकता है। फिर उसके बाद दिस मीन्स दैट द प्रेसिडेंट
कैन आइदर रिड्यूस और कैंसिल द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंसेस, सेंटर से स्टेट में फाइनेंसेस नहीं जाएंगे, ये कर सकता है। नेशनल इमरजेंसी लागू है, क्या पैसा मांग रहे हो आप। ये जो मॉडिफिकेशन है फाइनेंशियल ईयर तक की कंटिन्यूड रहते हैं इन विच द इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट। ऑल्सो एवरी सच ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट हैज टू बी लेड, दोनों हाउसेस के सामने इसको ले डाउन किया जाएगा। तो ये तीनों मैंने आपको बता दिए। जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस पे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल। आगे आ जाइए। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लोकसभा पे भी प्रभाव पड़ता है, लाइफ ऑफ लोकसभा पे। ये याद रखिएगा, पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। द लाइफ ऑफ लोकसभा कितनी, वैसे लाइफ कितनी होती है, लाइफ ऑफ लोकसभा कितनी होती है दोस्तों, 5 years की होती है ना। उसके बाद ही तो इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं। द लाइफ ऑफ लोकसभा इमरजेंसी के टाइम पे एक्सटेंड किया जा सकता है बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टर्म, दैट इज 5 years से ज्यादा भी एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे, पार्लियामेंट इसके लिए कानून बनाता है फॉर 1 year, एक टाइम पे एक बार ही करेंगे, कितने भी लंबे समय के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक्सटेंशन है ये 6 महीने से ज्यादा कंटिन्यू नहीं करेगा। जैसे आपने मान के चलिए इमरजेंसी आपकी सीज कर गई, सीज टू ऑपरेट हो गई इमरजेंसी, और आपने क्या किया, आपने उसको बढ़ाया नहीं, तो 6 महीने तक की खाली लागू होगा, उसके बाद आपका इनऑपरेटिव हो जाएगा ये प्रोक्लेमेशन। फॉर एग्जाम्पल जो 5th लोकसभा थी इसको एक्सटेंड करा गया था 2 times, 1 year एट अ टाइम, एक साल एक बार, एक साल एक बार। सिमिलरली पार्लियामेंट चाहे तो जो टेन्योर है लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का 5 years का इनका भी होता है, 1 year ईच टाइम कर सकते हैं फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज्ड टू ऑपरेट। सीज टू ऑपरेट हो गई तो 6 महीने तक रहेगा, 1 at a टाइम कर सकते हैं, 1 year एट अ टाइम। तो ये इफेक्ट है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पे। अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों फंडामेंटल राइट्स की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल 358 अब पिक्चर में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम हॉप कर गए फ्रॉम 352 टू 358, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। तो आर्टिकल 358 के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जब नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन लागू किया जाता है, जो 6 फंडामेंटल राइट्स हमने पार्ट 3rd में पढ़ी थी, जो 6 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 के अंदर हमने जो पढ़ी थी, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड है। जब भी हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं हम 2 आर्टिकल्स देखते हैं नेशनल इमरजेंसी के अंदर, 58, 59, 358, 359। 358 में कहा है आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंडेड, इमरजेंसी लागू, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंडेड। आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रहा, मूव फ्रीली, डिसाइड एंड सेटल, सारी आपकी चीजें अभी सस्पेंडेड मोड में चली जाएंगी। स्टेट क्या करेगा, स्टेट कैन मेक लॉ और कैन टेक एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन। स्टेट मतलब सरकार आपकी ले सकती है कोई भी एक्शन जो आर्टिकल 19 के अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स दी गई हैं उनके रिगार्डिंग। एनी सच लॉ एग्जीक्यूटिव एक्शन, इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा इस ग्राउंड पे कि ये इनकंसिस्टेंट है आर्टिकल 19 के। अब जैसे ही ये नेशनल इमरजेंसी सीज कर जाती है, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाता है। नो रेमेडी लाइज, ध्यान रखिएगा इस चीज का, प्लीज रिमेंबर इट। वैसे हम लोग जनरली सोचे कि हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्या है ऐसा, तो यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि कोई रेमेडी नहीं मिलेगी जो भी इमरजेंसी में किया गया है, इवन आफ्टर द इमरजेंसी एक्सपायर। इसका मतलब लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो भी इमरजेंसी के टाइम पे लिए गए हैं, इमरजेंसी के एंड होने के बाद भी उनको आप कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक। उसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, आर्टिकल 358 के स्कोप को रिस्ट्रिक्ट किया। क्या किया इन्होंने, क्या कहा, देखिए सबसे पहले इन्होंने कहा द 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड। उनको सस्पेंड किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी जाएगी। और नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी जाएगी वो तो बात बढ़िया है, लेकिन सिर्फ 2 ग्राउंड्स पे, वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन पे। अगर मामला आर्म्ड रिबेलियन का है तो आप आर्टिकल 19 सस्पेंडेड नहीं होगा। फिर दूसरी बात इन्होंने ये कही थी कि ओनली दोज लॉज विच आर रिलेटेड विद द इमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड, नॉट अदर लॉज। अब पता चला आप कास्टिज्म कर रहे हो, लॉ पास कर दिया इमरजेंसी के बीच में, है ना, कास्टिज्म कर रहे हो आप, तो आपका अपेरेंटली आर्टिकल 17 में प्रोहिबिटेड है। तो अगर कोई ऐसा लॉ ला रहे हो जो इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं है, उसका जुडिशियल रिव्यू हम करेंगे। अदर लॉ से मतलब नहीं है, इमरजेंसी से रिलेटेड लॉज के आप मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा 358 के अंदर। अब हम लोग एक और आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 359।
आर्टिकल 359, इस बंच को एक साथ पढ़िएगा, 52, 58, 59, फिर मैं आपको और आर्टिकल्स बताऊंगी। हालांकि पूरी लिस्ट आप तैयार कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 52 से लेकर के 60 तक, हैंडफुल ऑफ आर्टिकल्स। 359 जैसे हमने क्या देखा, हमने कहा नेशनल इमरजेंसी लागू, 19 डाउन टू द ग्राउंड, ऑटोमेटिक सस्पेंशन। आर्टिकल 359 क्या कहता है? कहता है फंडामेंटल राइट्स आपकी सस्पेंड हो जाएंगे। आर्टिकल 359 में पावर प्रेसिडेंट को हमने दी है कि आप एक्चुअली करते क्या है। आर्टिकल 359 में राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये सस्पेंड हो जाता है। यानी कि आपका आर्टिकल 32 ही ये एक तरह सस्पेंडेड मोड पे रहता है। इसका मतलब आर्टिकल 359 द फंडामेंटल राइट्स एज सच आर नॉट सस्पेंडेड, सिर्फ उनका एनफोर्समेंट सस्पेंडेड होता है। ये जो राइट्स होती हैं ये वैसे तो जिंदा रहती हैं, लेकिन आप रेमेडी लेने नहीं, आप जा नहीं सकते हो, आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हो कि मेरा आर्टिकल 14, 15, 16 यहाँ पे वॉयलेट हुआ है, क्योंकि कोर्ट का दरवाजा उस टाइम पे सिटकनी नहीं लगी, आपके लिए बंद है। 14 है आपके पास, 15 है, आप कह सकते हो मेरे पास है, बट कोर्ट आप नहीं जा सकते। द सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट रिलेट्स ओनली टू दोज फंडामेंटल राइट जो कि इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में स्पेसिफाइड है, जो प्रेसिडेंट को सेटिस्फाई ऑथराइज किया गया है कि आप सस्पेंड कर देंगे। अब उसमें वो जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स में लिखा हुआ है, ऑर्डर में लिखा हुआ है, वही इन्फोर्समेंट, उसी का एनफोर्समेंट सस्पेंडेड होगा। राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन 20-21 को आप टच नहीं कर सकते। ये भी आपके आर्टिकल 359 में दिया गया है। आर्टिकल 21 इज इम्यून इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। याद रखिएगा कौन सा आर्टिकल है, 59, 359 में ये कहा गया है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होना चाहिए। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होता है, और सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट रिलेट्स ओनली टू दोज फंडामेंटल राइट्स दैट आर स्पेसिफाइड इन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। और ये तो आपका सस्पेंडेड मोड पे होता ही है टू मूव टू द कोर्ट। आगे आइए, अब द फर्स्ट प्रोक्लेमेशन कब हुआ था? द फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ये 1962 में इशू किया गया था, क्योंकि चाइनीज अग्रेशन हो रहा था ऑन दी नेफा बॉर्डर, और ये 1968 जनवरी तक की लागू रहा। हेंस एक फ्रेश प्रोक्लेमेशन इसमें मतलब ज़रूरत नहीं थी एट द टाइम ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान 1965 में। दूसरा प्रोक्लेमेशन जो नेशनल इमरजेंसी का था 1971 में किया था, जब पाकिस्तान ने अटैक किया था। इवन व्हेन दिस इमरजेंसी वाज इन ऑपरेशन, एक तीसरा प्रोक्लेमेशन 1975 में ले आए थे। दोनों सेकेंड और थर्ड प्रोक्लेमेशन जो है 1977 तक की लागू थे, इसमें रिवोक किए गए थे। ठीक है, तीसरा जो प्रोक्लेमेशन था ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के राउंड पे किया था, यानी कि उन्होंने कहा कि लोग जो है पुलिस को उकसा रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस को उकसा रहे हैं, उनकी ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इमरजेंसी लागू कर दी। बहुत विवाद हुआ था, इस पर बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था दोस्तों। तो ये आपके थर्ड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी था। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, अब हम आएंगे आर्टिकल 356 पे। 356 की जब भी हम लोग बात करते हैं, हम लोग 355 के बिना इसको नहीं पढ़ सकते हैं। आपको ध्यान होगा, आपको मतलब नहीं ध्यान है तो पता होना चाहिए कि मणिपुर में जो इशू हो रहे थे उस टाइम पे इस आर्टिकल की बात करी जा रही थी 355 की, बट ये क्वेश्चन उठ रहा था कि अभी तक की 356 क्यों नहीं लागू हुआ है। देखिए आर्टिकल 355 क्या है? आर्टिकल 350 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 355, 356, 365 इनका एक जाल है, इन जाल को एक साथ पढ़ना होता है। ठीक, 355 सेंटर पे एक ड्यूटी डालता है कि सेंटर की जिम्मेदारी है कि वो ये इंश्योर करेंगे कि जो सरकार है हर स्टेट की, जो सरकार है हर स्टेट की, वो कैसे चलेगी, संवैधानिक रूप से चलेगी। ये ड्यूटी, इट इज दिस ड्यूटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ विच सेंटर टेक्स ओवर द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। आर्टिकल 356 के अंदर हमने 355 में सेंटर को ये मेक श्योर किया, आपको ध्यान रखना है कि हर स्टेट जो है वो क्या कर रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली चल रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूट, तभी तो वर्ड है आता है ना आर्टिकल 356 के अंदर, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। इट इज द ड्यूटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ विच द सेंटर टेक्स ओवर द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट under article 356 in case of failure of constitutional machinery. This is known as president's rule, also known as state or constitutional emergency. President rules can be proclaimed 356, दो grounds 356 में और 365 में दिए हैं।
356 देखिए, प्यारे प्यारे आर्टिकल्स है। 356 कहता है प्रेसिडेंट विल इशू अ प्रोक्लेमेशन, अगर वो सेटिस्फाइड है कि ऐसी सिचुएशन आ चुकी है किसी स्टेट में, जम्मू एंड कश्मीर में ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी कि जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट संवैधानिक रूप से नहीं चल सकती थी। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है खुद भी एक्ट कर सकता है, या एक रिपोर्ट जो है वो गवर्नर देगा उस पर्टिकुलर स्टेट का, उसके अकॉर्डिंग करेगा, या खुद भी कर सकता है इवन विदाउट गवर्नर्स रिपोर्ट। ये आपको ओपनिंग लाइन में मिलेगा आर्टिकल 356 में। 65 की जो मैं बात करी थी वो भी देख लीजिएगा। आप कहोगे 65 कहाँ से आया? 65 भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसीलिए क्योंकि 365 में बताया गया है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कब फेल मानी जाएगी। ये कहता है कि जब भी कोई स्टेट फेल कर जाएगा, आप देखो सेंटर की पावर कितनी तगड़ी पता चलती है इससे, जब भी कोई स्टेट फेल कर जाएगा कंप्लाई करने के लिए या फिर देने के लिए इफेक्ट में लाने के लिए कोई भी ऐसा डायरेक्शन जो सेंटर ने दिया था उस पर्टिकुलर स्टेट को, तो ये लॉफुल होगा मानना प्रेसिडेंट के लिए कि उस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का हो चुका है फेलियर और वो संवैधानिक रूप से नहीं चलता। क्या समझे आप? सेंटर डायरेक्शंस देता है स्टेट को, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में हमने देखा था। तो 365 से उसको पावर मिलती है कि अगर मतलब इमरजेंसी तक लागू कर दी जा सकती है उस पर्टिकुलर स्टेट में कि अगर जो डायरेक्शंस आ रहे हैं सेंटर के द्वारा आपको और आप उनको सही तरीके से नहीं मान रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, तो ये माना जा सकता है कि आपके स्टेट में ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि आपका फंक्शनिंग नहीं चल पा रहा। आगे आ जाइए, ये दोनों चीजें याद रखिएगा। दिस इज अप टू यू, आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग, इट इज अप टू यू हाउ you are going to remember these articles. You have to mention them in your answers, otherwise you will not get marks. आगे आइए, अब प्रेसिडेंट रूल के क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं देख लीजिएगा एक बार। सबसे पहले फंक्शंस ले लिए जाते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के, और पावर पूरी पर्टिकुलर मतलब पावर्स वेस्टेड इन द गवर्नर की जो पावर होती है, और कोई भी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उस स्टेट की, वो पावर आ जाती है आपके प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता है कि जो पावर स्टेट लेजिस्लेचर की है अब वो पार्लियामेंट फंक्शंस करेगा। प्रेसिडेंट सारे अदर नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू एनी बॉडी अथॉरिटी इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो जनरल पावर्स जो आती हैं वो आपको मैंने बता दी। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आर्टिकल बहुत बार इसको पूछा जाता है, आर्टिकल 356 का रूल जो हमने दिया है कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का फेलियर, इसका यूज किस प्रकार से होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने नहीं सोचा होगा कि इसको इस तरह से यूज किया जाएगा। 356 अब सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और क्रिटिसाइज प्रोविजन है हमारे संविधान का। 1950 में प्रेसिडेंट रूल, 1950 से करीबन 100 बहुत बार आप देखेंगे फिगर्स, अगर आप देखोगे तो प्रेसिडेंट रूल को लागू किया गया है 100 से ऊपर बार, और ये on an average twice a year. Further, on number of occasion, president rules has been imposed in arbitrary manner, political, personal matters के चलते। सबसे पहली बार दोस्तों, ये एक आपका क्वेश्चन है प्री का, सबसे पहली बार प्रेसिडेंट रूल कहाँ लगाया गया था? पंजाब में 1951 में। इस पर जरा गौर करिएगा कि कई बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया पॉलिटिकल या पर्सनल रीजंस के चलते भी। अब हम लोग बात करने वाले हैं जुडिशियल रिव्यू के स्कोप की प्रेसिडेंट रूल के चलते। तो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन जो होता है, जब प्रेसिडेंट रूल आप किसी स्टेट में लगा रहे हो, इसका जुडिशियल रिव्यू होता है, और ये हमने रे आर्टिकल 370 के केस में भी देखा था। जो सेटिस्फैक्शन है प्रेसिडेंट का, ये रेलिवेंट मटेरियल पे बेस्ड होना चाहिए। अगर वो गवर्नर की रिपोर्ट पे नहीं एक्ट कर रहे हैं, द एक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इसको स्ट्रक डाउन भी किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा अगर आपके इरेलेवेंट कंसिडरेशंस रहे हैं लागू करने के प्रेसिडेंट रूल। अच्छा, साथ ही बर्डन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सेंटर के ऊपर बर्डन लाई करता है, ये प्रूव करने के लिए कि भाई ये रेलेवेंट था, इस ग्राउंड पे हमने रिलाई किया था, इस फैक्ट पे हमने रिलाई किया था जस्टिफाई करने की। साथ ही कोर्ट जो है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा कि मटेरियल क्या था, करेक्ट था या नहीं था, एडुकेट था या नहीं था, ये ज़रूर देखेगा कि रेलेवेंट था कि नहीं था, मटेरियल के अंदर नहीं जाएगा। ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे, 3 पॉइंट्स इनफैक्ट याद रखने। सबसे पहली बात, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है
State legislative assembly should be dissolved only after parliament has approved the presidential proclamation. जब पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन अप्रूव करा है तभी उस पर्टिकुलर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व किया जाए. Until such approval is given, president can only suspend the assembly. सिर्फ सस्पेंड कर सकता है, डिसॉल्व नहीं कर सकता. In case parliament fails approve the proclamation, the assembly gets reactivated. मान के चलिए अगर अप्रूवल फेल हो जाता है तो असेंबली वापस से रिवाइव हो जाएगी. सेक्युलरिज्म जो है वन ऑफ द बेसिक फीचर्स है हमारे संविधान का. हेंस स्टेट गवर्नमेंट परसुइंग एंटी सोशल पॉलिटिक्स अगर है तो 356 के अंदर वो लायबल हो गया एक्शन के. जो पावर आर्टिकल 356 में मिली हुई है ये एक एक्सेप्शनल पावर है और इसको हम सिर्फ और सिर्फ ओकेजनली यूज करेंगे. ऐसा नहीं है सो रहे हैं जग रहे खाने की तरह रोटी के निवाले की तरह आप प्रेसिडेंट रूल लगाएं. जिस तरह से इसका मिसयूज हो जाएगा ना. फिर इसी पॉइंट पे दोस्तों मैं आपको डिवाइड करके दिखाऊंगी प्रॉपर यूज और इम्प्रॉपर यूज कैसे होता है. और इसके लिए लैंडमार्क जो केस है एसआर बोमई का केस और साथ ही सरकारी कमीशन की रिपोर्ट थी सेंटर स्टेट रिलेशंस पे 1988 पे और सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआर बोमई के केस में कहा इसको मिला के हम ऐसी सिचुएशंस देखते हैं जहां पे इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल प्रॉपर कब होगा और इम्प्रॉपर कब होगा. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रॉपर यूज की. जैसे कि आपको एग्जाम्पल्स में देती हूँ. मान के चलिए जनरल इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस के बाद किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली. इसको हम हंग असेंबली कहते हैं. जैसे इस बार के लोकसभा 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में हमने देखा. बट हालांकि मर्जर हो गया वहां पे और एक तरह से एनडीए आ गई. एनडीए लेड बीजेपी गवर्नमेंट हो गई अब. तो मेजॉरिटी नहीं मिली किसी भी पार्टी को. हंग असेंबली की सिचुएशन है. फिर दूसरी बात, जब किसी पार्टी को मेजॉरिटी मिली असेंबली में और वो कह रहे हैं हमें मिनिस्ट्री नहीं बनाना है, आई डोंट वांट टू फॉर्म द मिनिस्ट्री, और गवर्नर को कोई कोलिशन नहीं मिल रहा है ताकि मेजॉरिटी बने, तब आप लगा सकते हो. जब कोई मिनिस्ट्री खुद ही रिजाइन कर दे रही है, हार गई असेंबली में, हार गई और कोई अदर पार्टी है ही नहीं मिनिस्ट्री फॉर्म करने के लिए, मेजॉरिटी है ही नहीं किसी के पास और मिनिस्ट्री रिजाइन कर दे रही है डिफीट के बाद. फिर उसके बाद जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसरिगार्ड किए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये है हमने 65 में देखा. फिर उसके बाद इंटरनल सबवर्जन, जैसे कि कोई सरकार है डेलिबरेटली एक्ट कर रही है अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन या कोई लॉ के अगेंस्ट है या फिर वायलेंट रिवोल्ट के को मतलब उसको अपना रही है. फिर उसके बाद फिजिकल ब्रेकडाउन हो रहा है जहाँ पे सरकार खुद ही रिफ्यूज कर रही है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस को जाइए नहीं डिस्चार्ज करेंगे, जो करना है करिए, और इसी वजह से उस पर्टिकुलर स्टेट की सिक्योरिटी पे खतरा है. तो ये कुछ प्रॉपर यूज है जहाँ पे आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो. इम्प्रॉपर देखिए, सोते जगते खाते रोटी करने वाला खाते खाते आप लगा रहे हो. जब मिनिस्ट्री रिजाइन कर रही है, डिसमिस कर रही है, मेजॉरिटी नहीं मिली और गवर्नर रेकमेंड कर रहा है इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल. अरे भाई कई बार ऐसा होगा कि मिनिस्ट्री रिजाइन कर रही है या डिसमिस हो रही है, मेजॉरिटी नहीं फॉर्म हुई. अरे नहीं फॉर्म हुई तो आप दूसरे प्रोसीजर को अडॉप्ट करिए. अब देखिए गवर्नर ने खुद ही का असेसमेंट कर लिया कि मिनिस्ट्री का सपोर्ट नहीं है and recommends the imposition of president's rule without allowing the ministry to prove its majority. प्रूव करवाइए ना मेजॉरिटी. आपको तरीके दिए गए, जैसे महाराष्ट्र में ये देखा गया था, बहुत क्रिटिसाइज किया गया था इसको. While the ruling party enjoying majority support in the assembly has suffered massive defeat in general elections. आप क्या कर रहे हो, प्रेसिडेंट्स रूल लगा दे रहे हो. फिजिकल ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, क्यों लगा रहे हो, गलत है. मैल एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट और एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट द मिनिस्ट्री, प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे, हम लगाएंगे. अरे where the state government is not given prior warning to rectify itself except in case of extreme urgency. अब स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं चल रही है, आपने उनको वार्न नहीं करा, आप कह रहे हो प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे. अरे भाई वार्न करिए ना, आपके पास तरीके हैं, यू हैव टूल्स टू रेक्टिफाई देम, कि सीधे प्रेसिडेंट रूल ही लगाओगे आप. मतलब ये ऐसा एक चीज आपको दी गई थी, एक ऐसा हथियार था सेंटर के पास जो एक्सेप्शनल सिचुएशंस में यूज करना है, ना कि मतलब आप चलाए जा रहे हो. Where the power is used to sort out intra party problems, आपके पार्टी के अंदर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं और फॉर अ पर्पस एक्सट्रानियस या इररेलेवेंट है, संविधान में नहीं दिया कि आपने मर्जी से लगा रहे हो, इम्प्रॉपर यूज है, ये कहा गया है. उसके बाद दोस्तों बस हमारे फाइनेंशियल इमरजेंसी बच रही है, इसको देख लेते हैं. 360 में दिया गया है और जब प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होता है, बताइएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लागू करी गई है हमारे संविधान में. ये अगर सेटिस्फाइड है कि ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में है, हिल रहा है फाइनेंसेस या क्रेडिट पे खतरा है, तो फिर यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू करी जाएगी.
अब यहाँ पे क्या क्या होता है ये बहुत जरूरी है, ये जो पार्ट है ना इसको कई बार पूछा गया, दिस वन सैलरीज, ये थर्ड पॉइंट, ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। पहला, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो सेंटर की एक्सटेंड करेगी टू गिविंग डायरेक्शन टू स्टेट टू ऑब्जर्व कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी एज आर स्पेसिफाइड बाय इट, डायरेक्शंस एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी, जैसा भी प्रेसिडेंट को ठीक लगता है वो कर सकते हैं। एनी सच डायरेक्शन, ऐसे डायरेक्शंस में क्या क्या आता है, जैसे कि रिडक्शन ऑफ द सैलरीज अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन जो स्टेट के अंदर सर्व कर रहे हैं, रिजर्वेशन ऑफ ऑल मनी बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स जो हमने पढ़ा है, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, क्या कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट चाहे तो। प्रेसिडेंट साथ ही डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं कि सैलरीज रिड्यूस कर दीजिए, अलाउंसेस रिड्यूस कर दीजिए ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन जो यूनियन के अंदर सर्व कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस। Thus, during operation of financial emergency, center acquires full control over the states in financial matters. ये आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी के इफेक्ट्स हैं दोस्तों। ये है वो चार्ट जिसके बारे में मैं आपसे बता रही थी। दिस इज द पॉलिटिकल थिंग्स विच माइट बी आस्क्ड रिगार्डिंग नेशनल, प्रेसिडेंट्स रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन ये 3 है, वॉर इसमें ऐड कर लीजिएगा, मिस आउट हो गया। ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन यहाँ पे फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, यहाँ पे आप देखेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे खतरा है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल की बात करी गई जो आप बेरैक में पाओगे, तो ये अप्रूव होना चाहिए विद इन 1 मंथ। यहाँ पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल 2 महीने का है, यहाँ पे भी 2 महीने का, यहाँ पे 1 महीने के अंदर अप्रूवल होना चाहिए। मेजोरिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप, साथ ही 2/3 ऑफ द मेंबर्स। यहाँ पे मेजोरिटी सिंपल होनी चाहिए, मोर देन 50%, और यहाँ पे भी सिंपल है, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ। अच्छा, यहाँ पे एक बार ध्यान रखिएगा, ये 6 मंथ्स तक की कंटिन्यूड रहती है, ये जब तक की रिवोक नहीं करे तब तक की इंडेफिनिटली चलती है। अच्छा, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इंडेफिनिट पीरियड के लिए, आफ्टर आप पार्लियामेंट से अप्रूवल लेंगे, और 1 एट अ टाइम आप करते हो, ये हमने देखा। यहाँ पे जो है इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 3 साल मैक्सिमम तक की, बाय टेकिंग अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। और यहाँ पे कोई प्रिस्क्राइब मैक्सिमम पीरियड नहीं है, ये रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं। तो ये है आपका सेटअप। इसी तरह से अगर बेयर एक्ट के अंदर और भी ऐसी चीजें हैं जो आपको प्री के क्वेश्चंस में मिल रही है, वो भी आप इसी तरह से चार्ट में इसको आगे बढ़ा के लिख लीजिए, बस इसके अलावा और कुछ है नहीं। बस दोस्तों, हमारा सेशन आज का पूरा होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, आर्टिकल 352 के अंदर 19, 20, 21, 22 या 25। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, during the proclamation of emergency, the duration of the House of People may be extended by the Parliament for a period not exceeding dash at a time, 1 year, 6 months, 9 months, 18 months। और ये आपके 2 मेंस के क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इशू डिफरेंट प्रोक्लेमेशन ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन, इमिनेंट डेंजर thereof, and such proclamation is an operation. Would it be a valid proclamation? डिफरेंट प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट इशू कर रहा है, इसका आपका जो इमरजेंसी है इसका प्रोसीजर बताना है। कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी इवन बिफोर द एक्चुअल अकरेंस, ये बताइए। बस दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। लास्ट सेशन हमारा अमेंडमेंट से रिलेटेड बच रहा है, वो आपको कल मिल जाएगा, और हमारा सफ़र यहीं पे समाप्त होता है। बस मेरी यही कामना है कि जिस भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं या लाइफ में जहाँ पे भी जाओ, आपको पीछे मुड़ के देखनी ना पड़े। एंड ऑन दिस नोट आई वुड बी एंडिंग टुडेज सेशन। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। गुड बाय गाइज।